हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। The play was written in the 16th century and was first performed in the year 1605। फ्रेंड्स, इस प्ले को 16th सेंचुरी में लिखा गया था और पहली बार इसे 1603 में परफॉर्म किया गया था। द प्ले इज़ अ ट्रैजिक कॉमेडी इन 5 एक्ट्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रैजिक कॉमेडी है जिसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं। द प्ले इज़ सेट इन वेनिस एंड बेलमोंट। इस प्ले की जो सेटिंग है उसे 2 शहरों में वेनिस और बेलमोंट में रखा गया है। William Shakespeare was born on 26th April 1564 and he died on 23rd April 1616। He was an English playwright and a poet। शेक्सपियर एक playwright और एक poet थे। His work included 37 plays and 154 sonnets। शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में टोटल 37 प्लेज और 154 सॉनेट्स लिखे थे। His outstanding works earned him the title National Poet of England। शेक्सपियर के महान रचनाओं को देखते हुए उन्हें इंग्लैंड के राष्ट्र कवि के रूप में घोषित किया गया है। अब इस प्ले को डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है वेनिस नाम के शहर में और हम इस प्ले के 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से मिलते हैं, एंटोनियो और बेसानियो। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एंटोनियो एक बहुत ही ऑनेस्ट मर्चेंट है, एक व्यापारी है। उसका सारा काम शिप्स यानी पानी वाले जहाज़ से होता है। एंटोनियो अपने बिजनेस से बहुत प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता है कि कहीं किसी दिन उसके शिप्स तूफान की चपेट में आकर खो ना जाएं। और दूसरी तरफ बेसानियो भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो पैसे के मामले में एंटोनियो जितना अमीर नहीं है। वो अपने पैसे आरामदायक जीवन जीने पर खर्च करता रहता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि बेसानियो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है पोर्शिया। बेसानियो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, लेकिन वो ये सोचकर रह जाता है कि पोर्शिया एक बहुत ही रिच लड़की है और वो ठहरा एक आम इंसान। तो ये सोचकर बेसानियो पोर्शिया को प्रपोज नहीं करता है, लेकिन वो सच्चे मन से पोर्शिया से प्यार करता है। फ्रेंड्स, अब हम पोर्शिया के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। पोर्शिया बेलमोंट में रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत, समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वेनिस शहर के लगभग सभी बैचलर्स, सभी कुंवारे लड़के उससे शादी करने के सपने देखते हैं। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और हमें पता चलता है कि पोर्शिया अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि पोर्शिया के जो फादर थे उन्होंने मरने से पहले एक विल बनाई थी और इस विल के अनुसार उन्होंने 3 कैस्केट यानी 3 संदूकें बनवाई थी और ये तीनों कैस्केट अलग अलग मेटल, अलग अलग धातु से बने हुए थे। पहला कैस्केट गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा लेड से बना हुआ था और इन तीनों संदूकों में से किसी एक में पोर्शिया की तस्वीर रखी हुई थी और पोर्शिया के फादर के विल के अनुसार जो भी लड़का पोर्शिया से शादी करना चाहता है उसे पहले इन तीनों कैस्केट में से पोर्शिया के तस्वीर वाली कैस्केट को चूज़ करना होगा। अगर वो इंसान तीनों कैस्केट में से पोर्शिया की तस्वीर वाली कैस्केट को चूज़ नहीं कर पाया तो वो पोर्शिया से शादी नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि पोर्शिया की तस्वीर लेड कैस्केट में रखी हुई थी, तो जो भी इंसान लेड कैस्केट को चूज़ करेगा वही पोर्शिया से शादी कर पाएगा। तो पोर्शिया के फादर ने पोर्शिया की तस्वीर लेड कैस्केट में इसीलिए रखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए किसी सच्चे, डाउन टू अर्थ और जेन्युइन इंसान को ही पसंद करते। वो किसी ऐसे लड़के को ही पसंद करते जिसे दिखावे का कोई शौक़ ना हो। लेकिन ज़्यादातर लड़के जो भी आते थे वो या तो गोल्ड या फिर सिल्वर कैस्केट को ही चूज़ करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पोर्शिया इतनी रिच है तो ज़रूर उसकी तस्वीर या तो गोल्डन या फिर सिल्वर कैस्केट में होगी और ये सोचकर सभी लड़के लेड कैस्केट को इग्नोर
कर देते थे। अब पोर्शिया अपने फादर के बनाए विल से थोड़ी दुखी थी, क्योंकि मन ही मन वो बसानियो को पसंद करती थी, लेकिन विल के कारण अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं करती थी। वो अपने फादर के बनाए विल की रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन साथ ही साथ वो बसानियो को भी पसंद करती थी। तो पोर्शिया से शादी करने के सपने देखते हुए बहुत से कुंवारे लड़के पोर्शिया के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग देशों से राजकुमार आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। सबसे पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को यानी मोरक्को देश के राजकुमार आते हैं, और जब उनके पास तीनों कैस्केट को लाया जाता है तो वो तीनों कैस्केट में से गोल्ड कैस्केट को चूज़ करते हैं। अब दूसरी बार प्रिंस ऑफ एरागॉन यानी एरागॉन के राजकुमार आते हैं, लेकिन वो भी सही कैस्केट चूज़ करने के बदले सिल्वर कैस्केट को चुनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कई लोग आ चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सही कैस्केट को चूज़ अब तक नहीं कर पाया है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है बसानियों पर, और हम देखते हैं कि वो एंटोनियो से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो पोर्शिया से मिल सके और उसे अपनी दिल की बात बता सके। यहाँ पर बसानियो ने एंटोनियो से 3000 डुकैट्स मांगे थे। फ्रेंड्स, उस ज़माने में वहाँ की करेंसी डुकैट्स होती थी, लेकिन एंटोनियो बसानियो को इतने पैसे नहीं दे पाता, क्योंकि उसने अपनी सारी इनकम शिप्स पर लगा रखी थी। अब एंटोनियो कहता है कि तुम किसी मनी लेंडर, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो लोगों को उधार पैसे देता हो। तुम किसी मनी लेंडर से 3000 डुकैट्स उधार ले लो, और जब मेरे शिप्स समुद्र से वापस आएंगे तब मैं सारे पैसे इंटरेस्ट समेत चुका दूंगा। एंटोनियो के कहने पर बसानियो शाइलॉक नाम के एक मनी लेंडर से 3000 डुकैट्स उधार ले लेता है। फ्रेंड्स, शाइलॉक एक ज्यू है और वेनिस शहर का एक बहुत बड़ा मनी लेंडर है, यानी वो लोगों को पैसे उधार देता है और भारी इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो बसानियो शाइलॉक से ये बोलकर पैसे लेता है कि मेरा फ्रेंड एंटोनियो समय से पहले ही सारे पैसे चुका देगा। अब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता लगती है कि शाइलॉक एंटोनियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि एंटोनियो एक बहुत ही काइंड और हेल्पफुल इंसान था। वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद हमेशा किया करता था, और इसी वजह से वेनिस के लोग हमेशा एंटोनियो की तारीफ़ किया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ शाइलॉक एक बहुत ही क्रूअल मनी लेंडर था, और वो लोगों को पैसे उधार देकर बदले में भारी इंटरेस्ट चार्ज करता था। एंटोनियो भी शाइलॉक से इसी वजह से नफ़रत करता था। इन दोनों की एक दूसरे से नफ़रत करने की एक और वजह थी। फ्रेंड्स, शाइलॉक ज्यू था और एंटोनियो एक क्रिश्चियन, और पुराने ज़माने में क्रिश्चियन और ज्यू के बीच राइवलरी यानी दुश्मनी होना बहुत ही आम बात थी। तो जब एंटोनियो को पता चला कि बसानियो ने शाइलॉक से पैसे लिए हैं, तो वो सीधा शाइलॉक के पास जाता है और उसे बुरा भला सुनाने लगता है। अब शाइलॉक कहता है कि चलो, मैं तुम्हारे दोस्त बसानियो से 3000 डुकैट्स के बदले कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरे पैसे टाइम पर वापस नहीं दिए तो मैं इंटरेस्ट के तौर पर तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड फ्लैश यानी 1 पाउंड मांस काट कर निकालूंगा। अब बसानियो को जब शाइलॉक के इस शर्त के बारे में पता चलता है तो वो एंटोनियो को शर्त मानने से साफ मना कर देता है। वो एंटोनियो से कहता है कि कुछ पैसों के लिए वो अपने दोस्त को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता है, लेकिन एंटोनियो पूरी तरह श्योर था कि कुछ ही दिनों में उसके सारे शिप्स वापस आ जाएंगे और वो बड़े ही आराम से शाइलॉक को पैसे वापस कर देगा। और ये सोचकर एंटोनियो शाइलॉक की शर्त को मान लेता है। एंटोनियो के समझाने पर बसानियो निश्चिंत हो जाता है और वो पैसे लेकर पोर्शिया से मिलने पहुंचता है। बसानियो जब पोर्शिया से मिलता है तो पोर्शिया तीनों कैस्केट उसके सामने रखती है और सही कैस्केट चूज़ करने को कहती है। पोर्शिया बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं बसानियो भी और लोगों की तरह गलत कैस्केट को चूज़ ना कर ले, लेकिन बसानियो किसी तरह से सही कैस्केट चूज़ करने में कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने लेड से बने कैस्केट को खोला था,
जिसमें उसे पोर्शिया की तस्वीर मिल जाती है। तो इस तरह से पोर्शिया के फादर की बनाई हुई विल की इज्जत भी रह गई और पोर्शिया अपने पसंद के इंसान से शादी भी कर पाएगी। तो कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। तो शादी में पोर्शिया बसानियो को एक रिंग, एक अंगूठी देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इस अंगूठी को हमेशा पहने रखो और किसी भी कीमत पर इसे अपने से अलग मत करो। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि एंटोनियो शाइलॉक को पैसे टाइम पर वापस नहीं कर पाता है। एंटोनियो, जो कि पैसे लौटाने को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट था, वो अब पैसे नहीं लौटा पाता है क्योंकि उसके शिप्स वापस आने के बजाय समुद्र में ही खो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। और हम जानते हैं कि शाइलॉक ने ये शर्त रखी थी कि अगर एंटोनियो टाइम पर पैसे वापस नहीं कर पाया तो शाइलॉक एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकालेगा। अब हमें पता चलता है कि शाइलॉक की एक बेटी है, जेसिका, जो एक क्रिश्चियन लड़के लोरेंजो से प्यार करती थी और शाइलॉक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन जेसिका अपने फादर से पैसे मांगती है और जब शाइलॉक उसे पैसे देता है तो उसी दिन जेसिका पैसे लेकर लोरेंजो के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है। और तो और शादी के बाद वो अपना रिलीजन भी चेंज कर लेती है। वो खुद को ज्यू से क्रिश्चियन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। वो खुद को ज्यू से एक क्रिश्चियन बना लेती है। शाइलॉक को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस क्रिश्चियन धर्म के लोगों से वो इतना नफ़रत करता है, उसकी खुद की बेटी ने ही एक क्रिश्चियन से शादी कर ली है। शाइलॉक अब अपने गुस्से में एंटोनियो से बदला लेने का सोचता है। वो अपनी बेटी की हरकत का गुस्सा एंटोनियो पर निकालने की सोचता है। शाइलॉक तो वैसे भी एंटोनियो से बदला लेने के बहाने ढूंढता था और अब इतने अच्छे मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकता था। वो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने की बात ठान लेता है। शाइलॉक इस केस को लेकर सीधा कोर्ट पहुंचता है और जज को सारी बात बताता है। इधर बसानियो को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में उसे एंटोनियो के बारे में पता लगता है। लेटर को पढ़कर बसानियो बहुत परेशान हो जाता है और पोर्शिया को सारी बात बताता है। सारी बातों को सुनकर पोर्शिया कहती है कि तुम्हें हर हाल में एंटोनियो की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी खुशी के लिए ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इतना कहकर पोर्शिया बसानियो को कुछ पैसे देती है और एंटोनियो को छुड़ाने के लिए कहती है। बसानियो पैसे लेकर सीधा एंटोनियो के पास आता है। अब कोर्ट का सीन आता है और हम देखते हैं कि सभी लोग कोर्ट में इकट्ठा थे। बेसानियो जज के सामने शाइलॉक को डबल पैसे ऑफर करता है और एंटोनियो को छोड़ देने के लिए कहता है। बेसानियो अपने दोस्त के लिए शाइलॉक को 6,000 डुकाट्स देने के लिए तैयार था, लेकिन शाइलॉक पैसे लेने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे हर हाल में एंटोनियो से बदला लेना था और सभी लोगों के सामने उसे बेइज्जत करना था। वेनिस के जो ड्यूक थे वो भी एंटोनियो की अच्छाई से वाकिफ़ थे। वो भी चाहते थे कि एंटोनियो को किसी भी तरह की परेशानी न हो, लेकिन वो भी मजबूर थे क्योंकि शाइलॉक के बनाए बॉन्ड को खुद एंटोनियो ने ही साइन किया था। तो ऐसे में कोई चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। तो सभी लोग किसी न किसी तरह से शाइलॉक को मनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी अचानक एंट्री होती है पोर्शिया की और हम देखते हैं कि पोर्शिया ने अपना वेश बदल रखा है। वो कोर्ट में एक वकील, एक लॉयर के तौर पर एंटर करती है और उसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। वो अपने आप को एंटोनियो का वकील बताती है और अपना नाम बाल्तज़ार बताती है। फ्रेंड्स, उस ज़माने में औरतों का जॉब करना नॉर्मल बात नहीं थी, तो इसीलिए पोर्शिया ने अपने आप को एक आदमी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रखा था। तो अब आगे स्टोरी में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं पोर्शिया को बाल्तज़ार नाम के से एड्रेस करूँगी। अब एंटोनियो के लॉयर होने के कारण बाल्तज़ार शाइलॉक को समझाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन बार बार समझाने पर भी शाइलॉक अपना फैसला नहीं बदलता है। तो लास्ट में बाल्थाजार एक डॉक्टर बुलाने को कहता है, ताकि जब एंटोनियो के शरीर से मांस काट कर निकाला जाए तब उसके पास एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। खून को रोकने के लिए एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एंटोनियो का ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, एंटोनियो की हालत ज़्यादा ना बिगड़े। लेकिन शाइलॉक डॉक्टर बुलाने से भी मना कर देता है और कहता है कि मेरा जो बॉन्ड था, मेरा जो शर्त था, उसमें डॉक्टर का कहीं भी ज़िक्र नहीं है, तो इसीलिए किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाया जाएगा। अब बाल्थाजार अपना दिमाग लगाता है और शाइलॉक से कहता है कि ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी से एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब तुम शरीर से मांस काट कर निकालोगे तो खून का एक भी बूंद नहीं बहना चाहिए। तुमने अपने बॉन्ड में, अपने शर्त में सिर्फ फ्लैश यानी सिर्फ और सिर्फ मांस का जिक्र किया है। बॉन्ड में कहीं भी ब्लड यानी खून के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और अगर एंटोनियो के शरीर से खून का एक भी बूंद निकलेगा तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाएगा। बाल्थाजार अब आगे कहता है कि तुम्हें एंटोनियो के शरीर से एग्जैक्टली 1 पाउंड फ्लैश ही निकालना होगा। मांस ना तो 1 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही 1 पाउंड से कम होना चाहिए। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है। अब शाइलॉक पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी इंसान के शरीर से मांस को काट कर निकाला जाएगा तो खून तो बहेगा ही। बिना खून बहाए मांस काट कर निकालना तो पॉसिबल नहीं है। और तो और एक ही बार में एग्जैक्टली 1 पाउंड फ्लैश निकालना भी तो नामुमकिन था। काट कर निकाले गए मांस का वज़न या तो 1 पाउंड से ज़्यादा या फिर 1 पाउंड से कम हो सकता है। तो ये सब सोचकर शाइलॉक बेसानियो से कहता है कि ठीक है, मुझे एंटोनियो के शरीर से फ्लैश नहीं चाहिए, लेकिन इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। जितने पैसे तुमने मुझसे उधार लिए थे उसके 3 गुना पैसे मुझे वापस चाहिए। तो तुमने मुझसे 3,000 डुकाट्स लिए थे, तो अब मुझे उसके बदले में 9,000 डुकाट्स वापस चाहिए। अब इससे पहले कि बेसानियो कुछ कहता, बाल्थाजार शाइलॉक से कहता है कि तुमने एंटोनियो को मारने का प्लान बनाया था और इसीलिए तुम कानून के नज़र में एक कल्प्रिट हो, एक गुनहगार हो, और इसकी सज़ा ये है कि तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी जिसे तुमने मारना चाहा था। यानी तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो के नाम हो जाएगी और बाकी बची आधी प्रॉपर्टी को सरकार जब्त कर लेगी। तो फ्रेंड्स, कानून के अनुसार शाइलॉक की प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए जाएंगे और इन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा एंटोनियो का हो जाएगा और दूसरा हिस्सा सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो ये सब सुनकर शाइलॉक को शॉक लगता है और वो ड्यूक से कहता है कि जब मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं अपनी लाइफ कैसे गुजारूंगा, मैं बिना पैसों के लाइफ कैसे बिताऊंगा। तो अब ड्यूक एंटोनियो से पूछते हैं कि उसका क्या कहना है, शाइलॉक को सुनाए गए सज़ा से क्या वो सहमत है। इस पर एंटोनियो कहता है कि मुझे शाइलॉक की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसकी आधी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। एंटोनियो ड्यूक को एक सुझाव देता है कि शाइलॉक के पास उसकी आधी प्रॉपर्टी रहने देनी चाहिए और बाकी बची प्रॉपर्टी को सरकार सज़ा के तौर पर जब्त कर सकती है। वो आगे कहता है कि अगर शाइलॉक को अपनी आधी प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे मेरी 2 शर्तों को मानना होगा। मेरी पहली शर्त है कि शाइलॉक को अपनी विल बनानी होगी, एक वसीयत बनानी होगी जिसमें उसे लिखना होगा कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरी बेटी जेसिका के नाम हो जाएगी। एंटोनियो अब अपनी दूसरी शर्त बताता है। वो कहता है कि शाइलॉक को क्रिश्चियन धर्म को अपनाना होगा और अगर वो मेरे दोनों शर्तों को मानता है तो उसे उसकी आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिससे वो अपनी लाइफ बिना किसी चिंता के बिता सकेगा। अब शाइलॉक के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, तो वो मजबूरन एंटोनियो की दोनों शर्तों को मान लेता है और इस तरह से ये केस बाल्थाजार यानी पोर्शिया की समझदारी से सॉल्व हो जाता है।
अब केस जीत जाने पर बेसानियो बहुत खुश था और वो सीधा बाल्थाज़ार के पास जाता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारे वजह से ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त की जान बच पाई है। तो इसी खुशी में मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। अब बाल्थाज़ार यानी पोर्शिया जानबूझकर बेसानियो से उसकी रिंग मांगती है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पोर्शिया ने ही शादी के समय वो रिंग बेसानियो को दी थी और अब वो एक तरह से अपने हस्बैंड को टेस्ट कर रही है। वो देखना चाहती है कि बेसानियो अपने सबसे अच्छे दोस्त की खुशी के लिए अपनी रिंग उतारता है या नहीं। अब बाल्थाज़ार के रिंग मांगने पर बेसानियो कुछ देर सोचता है और फिर रिंग देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ये रिंग तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था। अब एंटोनियो वहाँ पर आता है और बेसानियो से कहता है कि बाल्थाज़ार ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से मेरी जान बचाई है और तुम हो कि एक छोटी सी अंगूठी उसे गिफ्ट नहीं कर सकते। अब बेचारा बेसानियो ना चाहते हुए भी अपनी रिंग उतार कर बाल्थाज़ार को दे देता है और फिर एंटोनियो की जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। अब कुछ दिनों बाद बेसानियो पोर्शिया से मिलने बेलमोंट जाता है। दोनों जब मिलते हैं तो पोर्शिया जानबूझकर बेसानियो से रिंग के बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी दी हुई रिंग को कभी उतारोगे नहीं, लेकिन अब तुम्हारी प्रॉमिस नहीं रही। बेसानियो पोर्शिया की बातों को सुनकर परेशान हो जाता है और वो पोर्शिया को सारी बात बताता है कि कैसे उसे अपनी रिंग बाल्थाज़ार को देनी पड़ गई थी। इस पर पोर्शिया रिवील करती है कि जिस लॉयर बाल्थाज़ार को तुमने रिंग दिया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। बेसानियो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और पोर्शिया के समझ की तारीफ करता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटोनियो के जो शिप्स समुद्र में रास्ता भटक गए थे वो बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाते हैं और इस तरह से इस प्ले की एक हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये था प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।